आज हम बात करेंगे श्वसन क्या होता है। कक्षा 10वीं में जैव प्रक्रम के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, श्वसन। श्वसन क्या है? आप जानते हैं कि हम बिना खाना खाए 2 दिन 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए 10 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि श्वसन हमें बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कोशिका के अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है या भोज्य पदार्थों का टूटता है, जो भोज्य पदार्थ टूटते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन के बिना कोई भी जीव जो है वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। तो श्वसन एक अत्यंत आवश्यक एक प्रक्रिया है जो कि सभी जीवों के लिए जरूरी होती है। श्वसन का महत्व अगर मैं बात करूं कि हम बात करें कि भाई श्वसन होता क्या है, तो हम एक सिंपल सी बात लेते हैं कि भाई हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। श्वसन का महत्व इतना नहीं है। श्वसन वास्तव में वो होता है जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन भोज्य पदार्थों को क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। और उन जो भोज्य पदार्थ जैसे कि हमारे शरीर में हम जो भोजन लेते हैं उसका जब पाचन होता है और पाचन होने के बाद जब वह रुधिर के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है तो वो ग्लूकोज जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम टूटता है। वो टूटता है का मतलब कि उसके जो रासायनिक आबंध होते हैं वो रासायनिक आबंध जब टूटते हैं तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो वास्तव में देखा जाए तो श्वसन का महत्व क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि उन भोज्य पदार्थों को उनको विघटित करना और उससे हमें उसके विघटन से जो है वह ऊर्जा प्राप्त होती है जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। तो एक तो श्वसन वो हो गया कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं इसको? ब्रीथिंग। लेकिन वास्तविक जो कोशिकीय श्वसन होता है उसमें क्या होता है, रासायनिक आबंध टूटते हैं, कोश के रासायनिक आबंध जो हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो वास्तव में श्वसन जो है वह सभी जीवों के अत्यंत आवश्यक एक प्रक्रिया है जिसको कि हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम का मतलब है कि हर जीव को जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह दुनिया का कोई भी जीव क्यों न हो, कोई पौधा क्यों न हो, या कोई एक कोशिकीय जीव क्यों न हो, या हाथी क्यों न हो, या मानव क्यों न हो। सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें श्वसन के दौरान ही प्राप्त होती है। क्योंकि भोजन करने से हमें से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। हमें मालूम है कि आपने गाड़ी में, आपके मोटरसाइकिल में आपने फ्यूल डाल दिया तो क्या गाड़ी चलने लगेगी? नहीं। जब तक हम किक नहीं मारेंगे, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करने से वो फ्यूल जब तक जलेगा नहीं, तो जब वो ईंधन या वो पेट्रोल जलेगा तब हमें ऊर्जा प्राप्त होगी और ऊर्जा से गाड़ी चलेगी। ऐसा ही सेम सिस्टम हमारे शरीर में भी होता है कि हमने भोजन तो कर लिया, उसको पचा भी लिया, लेकिन उससे ऊर्जा हमें नहीं मिलना है जब तक कि उसको हम जलाएंगे नहीं। और जलता कहाँ है भोजन? हमारे कोशिका के अंदर, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि भोजन का क्या होता है, विखंडन होता है। यानी वो सारे भोज्य पदार्थों को विखंडन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि एटीपी के रूप में होती है और वो ऊर्जा हम अपने दैनिक कार्यों में उपयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पे जो श्वसन है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। हमें मालूम है कि जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उनसे हमें ऊर्जा कब प्राप्त होती है, जब हम उनका ऑक्सीकरण करेंगे। यानी ऑक्सीकरण का मतलब क्या है कि जब हम इनका जलाएंगे और जब यह जलेगा तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। यानी कि इसको हम तोड़ते हैं, भोज्य पदार्थ रासायनिक आबंध जब टूटते हैं तो उससे हमें ऊर्जा
मुक्त होती है और वो ऊर्जा हम एटीपी के रूप में हमें जो प्राप्त होती है उसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। ये ऑक्सीकरण जो है वह दो अवस्था में संभव होता है। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है इसको हम बोलते हैं एनारोबिक, और एक ऑक्सीडेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसको हम बोलते हैं एरोबिक। दो प्रकार से संभव है किसका, भोजन या भोज्य अणुओं का ऑक्सीकरण दो परिस्थितियों में संभव होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ये बातें हमें पता होना चाहिए। और इन श्वसन की उन तमाम प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। उन तमाम प्रक्रिया को, उन सारी प्रक्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम इनको बात करेंगे। देखो, कोशिका के अंदर ये सारी प्रक्रिया होती है, चाहे वो कोई भी जीव हो, सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और कोशिका के अंदर ही भोजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ग्लूकोज ये क्या है, हमारे भोजन का अंतिम उत्पाद होता है। जो हम भोजन लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्यों ना हो, वो दीर्घअणु क्यों ना हो, अंतिम उत्पाद जो होता है उसका ग्लूकोज, या कभी कभी वसा के लिए भी हम बात करते हैं कि जो वसीय अम्ल होते हैं, इनका जब, या परिस्थितियों में अमीनो अम्ल, इनका जब कोशिका के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण, विघटन या विखंडन, जिसको हम ऑक्सीडेटिव डिजेनरेशन कहते हैं, इससे क्या होते हैं, जिससे ये बने होते हैं, ये बंद क्या होते हैं, टूटते हैं। बंद क्या होते हैं, टूटते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि कोई भी बंद जब टूटता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है। और वही ऊर्जा जो होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। और वो रासायनिक ऊर्जा जिसको कि हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, जिसको कि हम एटीपी कहते हैं, यह क्या होती है, रासायनिक बंध में संग्रहित हो जाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यही ऊर्जा का उपयोग हम जो है अपने दैनिक जीवन में करते हैं। और ये कहाँ होती है, हमारी कोशिका के अंदर प्रक्रिया होती है। और इसीलिए हम जो हमारा ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, सेलुलर फ्यूल यानी कि कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि ग्लूकोज को विशेष करके हम कोशिकीय ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके टूटने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि एटीपी के रूप में होती है, यानी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। और यही ऊर्जा हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो ये तो प्रमुख बात हो गई जो कि हमने इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की। श्वसन क्रिया को हम रासायनिक रूप से हम इस प्रकार से समझते हैं कि ये क्या है, C6H12O6 सभी लोग जानते हैं, ग्लूकोज है। और प्रक्रिया मान लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही, मतलब कि O2। एंजाइम्स क्या होता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो हमें जो उत्पाद मिलते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल और ऊर्जा। और जो ऊर्जा होती है हमारी एटीपी के रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम की नहीं होती, तो हम इसको बाह्य शोषण के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। H2O जो होता है, यह जो जैविक क्रिया होती है, जैविक क्रियाओं में इसका उपयोग हो जाता है, या फिर हम इसको शरीर के बाहर भी निकालते हैं समय समय पे, चाहे पसीने के रूप में हो, चाहे फिर यूरिन के रूप में हो। और यह ऊर्जा हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो श्वसन की परिभाषा कुछ हम ऐसे दे सकते हैं कि श्वसन वैसी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत हमें पड़ रही है, तो हम वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, बाह्य वातावरण से लेते हैं। तो ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। ये अंतिम कहाँ पाता है, क्योंकि श्वसन क्रिया कहाँ होती है, कोशिका के अंदर होती है। तो इनको ये श्वसन के द्वारा जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये रुधिर में जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ के ये कहा जाती है कोशिका तक जाती है। मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कोशिका तक पहुंचती है। मतलब कि उन कोशिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। ये कई एंजाइम की उपस्थिति में होती है और इसको हम एटीपी का उत्पादन होता है।
और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसका उपयोग हमारे शरीर में नहीं होता तो हम इसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक बात जो कि महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि हमने ये बात की थी कि जो ऑक्सीडेशन होता है या विघटन होता है भोजन का, वह दो अवस्था में संभव है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम अवायवीय शोषण बोलते हैं और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम वायवीय शोषण बोलते हैं। तो हम दोनों बातों को यहाँ समझेंगे। देखो, ग्लूकोज जो कि हमारा भोज्य पदार्थ है, अंतिम उत्पाद है, और कोशिका द्रव्य मतलब कि ये क्या है, ये पूरी कोशिका है। ये क्या है? कोशिका है। इस कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज एक तो पायरुवेट में और एटीपी के रूप में टूट जाता है। ये पायरुवेट, याद रखिएगा कि ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य मतलब कि जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज क्या हो रहा है? पायरुवेट और एटीपी में टूट रहा है। अब देखो यहां पे, अब जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट की क्या स्थितियां होती है? यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया हो रही है, यानी एनारोबिक हो रहा है, तो ये पायरुवेट काय में बदल जाएगा? इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। काय में बदल जाएगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन यदि यह पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, मतलब कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो अगली प्रोसेस होती है, क्योंकि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और यहां पे हम ये बात करते हैं कि ये कार्बन जो पायरुवेट है, यह कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा हमें यहाँ पे प्राप्त होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। पायरुवेट जो हमने लिया, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो है वह कहते हैं। अब अगली बात, यदि ये पेशीय कोशिका में हो रहा है, पेशी कोशिका में, तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल आपने देखा होगा, जो प्लेयर बहुत लंबे समय तक अगर खेल रहे होते हैं या पिच पे जमे हैं तो उनकी पेशियों में क्रैकिंग होती है, तो ऐंठन बन जाते हैं। वो इसलिए होती है कि उस पेशी कोशिका तक ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है। तो ऐसी अवस्था में वो लैक्टिक एसिड में जो है ग्लूकोज, जो अपना पायरुवेट है, वो बदल जाता है और वहाँ पे क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात हमने यहाँ पे करी। अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं कि हम कैसे बता पाएंगे कि जो श्वसन है, उस श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो। आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लीजिए और उसमें चूने का पानी घोल दीजिए, ठीक है। चूने का पानी आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वो दूधिया हो जाता है। तो वो चूने का पानी लिया तो वो भी एक कलर तो उसका भी सफ़ेद ही रहता है, लेकिन आपको दूधिया अगर वास्तव में दूध के समान करना है तो आप मुंह के द्वारा उसमें वायु प्रभावित करिए तो उसका कलर बदल जाएगा। उसका एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो कि क्या किया कि परक नली में चूने का पानी लिया और नलिका के द्वारा क्या किया, उसमें वायु प्रभावित की। तो हमारे शरीर से जो वायु निकलती है, मतलब मुंह से जो वायु निकलेगी, वो उसमें क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या हो रहा है? ये पानी दूधिया हो रहा है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने ये किया कि यहाँ पे हमने एक चूने का पानी तो लिया, लेकिन हम पिचकारी के द्वारा उसमें वायु प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये चूने का पानी जो है वो दूधिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वातावरण में जो है वह इसकी मात्रा बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, 0.03%। तो इस कारण वह दूधिया नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे मुंह से जो वायु जा रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है और इस कारण यह चूने का पानी दूधिया हो रहा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि
ऑक्सीडेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह मुक्त होती है। तो ये बात एक्सपेरिमेंटली हम यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं। अवायवीय शोषण में कैसे होगा? अगर हम अवायवीय शोषण यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर शोषण हो रहा है, मान लीजिए कि ईस्ट है, ये ईस्ट हमने एक शुगर सॉल्यूशन लिया यानी कि शक्कर का घोल लिया और इसमें ईस्ट डाल दी, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, वो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ से हमने एक नली लगाई और यहाँ पे हमने क्या लिया? एक चूने का पानी ले लिया। ये चूने का पानी क्या हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। वो इस बात से है कि यहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरफ आ रही है, तो इसलिए ये चूने का पानी जो है वो दूधिया हो रहा है। तो ये बात भी हम यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई एक्सपेरिमेंट की। अब पौधों में भी क्या शोषण होता है? हमने पौधों के ऊपर बात की कि पौधे भी एक प्राणी है और इनके लिए भी शोषण बहुत जरूरी होती है। हालांकि पौधों में उतनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, बट श्वसन सभी जीवों के लिए जरूरी होता है। जनरली लोग ये समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों भी अलग अलग होते हैं। श्वसन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। आपने सुना होगा कि हमें बताया जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के समय पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जबकि दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि दिन के समय तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में तो ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है, लेकिन रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। रात में सिर्फ क्या होता है? श्वसन होता है। श्वसन ऐसा नहीं कि दिन में नहीं होता, श्वसन दिन में भी होता है, लेकिन जो श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दिन में, उसका उपयोग पौधे स्वयं प्रकाश संश्लेषण के लिए कर लेते हैं। इसलिए दिन में सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं ये, लेकिन रात के समय क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण पूर्ण बंद हो जाता है, क्योंकि प्रकाश नहीं मिल पाता, और प्रकाश जरूरी होता है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो रात के समय सिर्फ क्या होता है? शोषण होता है, और शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह मुक्त होती है। पौधों में कई प्रकार के जो रूट हेयर होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, इसके द्वारा ऑक्सीजन जो है वह सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा अंदर आती है, और यह उपयोग कहाँ की जाती है? इनके शोषण के लिए। तो पौधे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा, जलीय पौधों में भी होता है। जलीय पौधों में भी शोषण की क्रिया होती है, जो कि जड़, तना, पत्तियों में अलग अलग शोषण इनमें होता है, और ये भी एक सिंपल गैसेस विनिमय के द्वारा इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। महत्वपूर्ण है कि जंतुओं में निम्न श्रेणी के जंतुओं से उच्च श्रेणी के जंतुओं में शोषण होता है। जैसे हम बात करें कि एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम है, तो इनमें शोषण कैसे होता है? तो इनमें शोषण बहुत ही सिंपल मेथड से होता है, क्योंकि इनके अंदर कोई शोषण तंत्र का निर्माण नहीं होता, सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। ये कोशिका का बना होने के कारण हम ये कहेंगे ये इनकी एक कोशिका जो है वो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में है। अब वातावरण में जो ऑक्सीजन है वह सिंपल डिफ्यूजन मेथड्स के द्वारा इनके अंदर आ जाती है, और बाहर इनके शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। ये इसको हम बोलते हैं एक सिंपल प्रकार का एक विसरण, जो कि विसरण विधि के द्वारा यह होता है। और विसरण विधि का मतलब क्या होता है? कि इनके सांद्रताओं के अंतर के कारण यह विसरण होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम है बाहर, तो ये ऑक्सीजन जो है वो अंदर आना शुरू करेगी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो ये कम की तरफ जाना करेगी। तो ये सांद्रता में अंतर के कारण जो यहाँ पे शोषण हो रहा है, इसको बोलते हैं हम विसरण विधि। विसरण विधि के द्वारा क्या होता है? शोषण होता है, और ये शोषण डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में यह जीव होता है, तो इनकी बाहरी झिल्ली के द्वारा या बाहरी मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही यह हो जाता है। ऐसे ही पैरामीशियम में भी होता है। लेकिन जो जटिल जीव है, जिनमें कोशिकाएं नहीं बल्कि अंगों का निर्माण हो जाता है, तो इनमें कैसे होता है? तो इनमें भी कुछ उपकरण या एपरेटस या इनकी बॉडी में कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जो कि शोषण क्रिया में भाग लेती है। जैसे काकरोच में शोषण कैसे होता है? तो काकरोच में आपने देखा होगा कि ऐसे इनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है, कई सारे ऐसे खंड खंड होते हैं, और इस खंड के मध्य में
कुछ ऐसे स्पेरिकल्स होते हैं या छिद्र होते हैं। ये स्पेरिकल्स क्या करते हैं, यह ऑक्सीजन को गैसेज एक्सचेंज में मदद करते हैं। इसी प्रकार से मछली में गिल्स पाए जाते हैं और ये पानी में होती है, तो पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग यह करते हैं गिल्स के द्वारा। गिल लेमिली रहती है और गिल लेमिली से पानी की धारा इससे बहती है और पानी में जो ऑक्सीजन घुलित अवस्था में होती है वो घुलित अवस्था में ऑक्सीजन का यह क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। तो यह गिल्स के द्वारा इनमें शोषण क्रिया होती है। अगली हम बात करेंगे कि मानव एक विकसित प्राणी है और इनमें श्वसन के लिए प्रमुख अंग पाया जाता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फेफड़ा। क्या बोलते हैं हम, फेफड़ा। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि मानव में ऐसी कौन कौन सी संरचना होती है जो श्वसन तंत्र में भाग लेती है। तो हम जंतुओं में सामान्य 3 प्रकार के श्वसन अंगों के ऊपर बात करेंगे। एक तो ट्रेकिया, गिल्स और लंग्स। तो हमने गिल्स और ट्रेकिया के ऊपर बात कर ली जिसको कि हम श्वसन नलियाँ कहते हैं। हम यहाँ पे मानव का श्वसन तंत्र जो है वो प्रमुख रूप से बात करेंगे। श्वसन अंग देखो, मानव में एक तो नॉस्ट्रिल होती है, नाक होती है जिससे हम श्वसन लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं। एक लेरिंग्स जो कि हमारा स्वर कंठ होता है, और ट्रेकिया जो श्वास नली होती है, और इसके अलावा लास्ट में जो प्रमुख अंग है वो उसको बोलते हैं हम फेफड़ा। फेफड़ा कहाँ होता है, फेफड़ा हमारी धड़ रीजन में होता है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, स्पंज जैसे होता है, और इसमें कई सारे कुपिकाएँ होती है जिससे कि मिलके यह बना होता है, जो कि एक रिप्स या जो हड्डियों का ढांचा होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रिप्स बोलते हैं। ये रिप्स के अंदर क्या होता है, एक सुरक्षित होता है, और पेरिटोनियम मेम्ब्रेन्स के द्वारा क्या होता है, लंग्स घिरा होता है। अब हम थोड़ी सी आंतरिक संरचना के ऊपर बात करेंगे कि लंग्स कैसा दिखाई देता है। देखो, ये नासा छिद्र है जहाँ से कि हम सांस लेते हैं, नाक का। ये माउथ है, ये नासा छिद्र, यहाँ पे एक ग्रसनी होती है और यहाँ पे हमारा कंठ होता है। यहाँ से हमारा ये जो होती है श्वास नली जिसको कि हम ट्रेकिया बोलते हैं, और ये ट्रेकिया में ऐसे रिंग के समान कई छल्ले होते हैं जिसको कि क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हैं। और फिर यहाँ से ये जो ट्रेकिया है या श्वास नली है ये 2 भागों में बढ़ जाती है जिसको कि हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनी आगे बढ़ के और शाखाओं में बढ़ जाती है जिसको श्वसनिका कहते हैं, और श्वसनिका जो है वह कूपिका कोष में बढ़ जाती है। लंग्स के नीचे जो होता है वो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन होता है, ये रिब्स है, ये फुफ्फुस जिसको कि हम फेफड़ा कहते हैं, और ये उपास्थि रिंग्स या कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है जो कि हमारे फेफड़े का निर्माण यानी कि हमारे श्वसन नली का निर्माण यह करती है। तो फेफड़े की आंतरिक संरचना को हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे जो बात की कि नाक, हमें मालूम है कि जो नाक होती है इस नाक के द्वारा ही हम श्वास को अंदर लेते हैं, ठीक। अब नाक के 2 छिद्र होते हैं जिसको हम नासा छिद्र कहते हैं, और नासा छिद्र के अंदर आपने देखा होगा कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी इंटरनल मेम्ब्रेन जो होती है एकदम लाल टाइप की दिखाई देती है। इसमें थोड़ा म्यूकस होता है, साथ में बाल होते हैं ताकि हवा के साथ में जो हवा के अन्य छोटे छोटे कण वगैरह जो है वो यहीं से फिल्टर हो जाए, और नाक के अंदर जो है वो एक अच्छी प्रकार की या वायु जो है वो प्रवेश करे, कोई कण वगैरह या कोई कीड़ा या कोई ऐसे पार्टिकल्स जो कि सांस के साथ अंदर जाएगी तो वह हमारे लिए हानिकारक होंगे। तो नासा छिद्र के अंदर बाल भी पाए जाते हैं, नॉस्ट्रिल, जिसको हम नासा छिद्र या नॉस्ट्रिल कहते हैं, ठीक। अब देखो, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो नासा छिद्र है, नास ऊपर से, यहाँ पे हमारा माउथ है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, दोनों जबड़े के अंदर बीच की जगह को हम बोलते हैं मुख गुहा, और यहाँ पे है ग्रसनी। ग्रसनी का मतलब होता है कि जो हमारे पास में जो भोजन की नली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी या ईसोफेगस, और वहाँ से ही एक नली दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं श्वास नली। तो यहाँ पे देखो, ये जो कंठ है जिसको हम लेरिंग्स कहते हैं, यहाँ पे हमारा स्वर यंत्र होता है। अब यहाँ से श्वसन नली अलग हो जाती है, ये श्वसन नली होती है। तो ये श्वसन नली एक लंबी नली होती है, और इस श्वसन नली में अगर मैं देखा जाए तो ये मान ली कि हमारी श्वसन नली है, ठीक है।
तो ये श्वसन नली एक प्रमुख है और इसमें देखना कि ऐसे कई सारे रिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? रिंग्स, छल्ले होते हैं जो कि उपास्थि के बने होते हैं या कार्टिलेज के बने होते हैं। ये क्या है? रिंग। ये रिंग का क्या काम होता है भाई? ये रिंग जो है वह इस नली को, या कौन सी नली को? श्वास नली को, श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। ठीक, इसलिए यह काके बने होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं, उपास्थि के बने होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज के बने होते हैं। अब देखो, फेफड़ा यहाँ पे आने के बाद, धड़ में आने के बाद क्या होता है? यह दो भागों में बढ़ जाता है। देखो, ये जो श्वास नली है वो दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये तो हो गई श्वास नली। श्वास नली जब दो भागों में बढ़ती है तो इसको क्या बोलते हैं? अब हम श्वसनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्वसनी। ठीक, अब श्वसनी भी और ब्रांच बनती है अंदर। ठीक है, इनकी भी क्या बनती है? बहुत सारी ब्रांच बनती है। ठीक, तो ये श्वसनी अब बनेगी यहां पे श्वसनिका, और श्वसनिका भी आगे जाके जब बढ़ती है और यहाँ पे जो होती है इस प्रकार से कुछ कुपिकाएं होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कुपिका, कुपिका या एलुलाई बोलते हैं। ये कुपिका वो साइड होती है जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है या गैसों का आदान प्रदान होता है। ये कुपिका, लंग्स जो होता है, लंग्स इतना स्पंजी होता है कि ये कुपिका क्या करती है? कुपिका का काम होता है कि श्वसन के लिए अधिकतम सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, मतलब कि अधिकतम स्वतः इनको जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो सके। और इस कुपिका के अंदर रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है। क्या होता है? रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है और यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता है। अब फेफड़ा जो होता है वो तो रिब्स के अंदर बंद है, तो इनमें आप देखते होंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, सांस छोड़ते हैं तो आयतन कम हो जाता है। तो ये जो रिब्स होती है, रिब्स की जो पेशियाँ होती है, ये पेशियाँ इस आयतन को कम और ज़्यादा करने में मदद करती है, जो कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के द्वारा यह होती है। आपने देखा होगा कि ये जो डायफ्राम है ये ऊपर नीचे की ओर होता है, जिसके कारण कि ये क्या होता है? जो रिब्स होती है ये आगे पीछे होती है, जिससे कि फेफड़े का आयतन कम और ज़्यादा होता है। जब आयतन बढ़ जाता है तो सांस अंदर लेते हैं, और जब आयतन कम होता है तो सांस जो है वह बाहर निकल जाती है। इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। यहाँ पे ये एक एलुलाई है, यानी कि एक कुपिका है, और इस कुपिका में ही क्या होता है? श्वसन क्रिया होती है, मतलब कि गैसेस एक्सचेंज होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? देखो, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखो ये वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है। ये क्या है? ब्लड कैपिलरी। इससे अंदर से जो श्वसन क्रिया के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रुधिर के माध्यम से यहाँ तक पहुँचती है। हम नाक के द्वारा जो सांस लेते हैं वो कुपिका में आती है। ख्याल है? नासा छिद्र, श्वास नली, श्वसनिका, और अंततः कहाँ आती है? वो इस कुपिका के अंदर आती है। अब देखो, ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका के अंदर जो ऑक्सीडेशन हुआ तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ में वह रुधिर में आती है, और रुधिर के द्वारा कहाँ आती है? वो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा या रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा फेफड़ों में आती है। आपने देखा होगा कि जब रुधिर, जो हार्ट होता है, वो उसमें पंपिंग का जो काम होता है, तो जो फेफड़ों में ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन युक्त जो है वह रुधिर आता है, लेकिन फेफड़ों में जाता कौन सा है? हृदय में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला, मतलब कि डीऑक्सीजनेट ब्लड जिसको हम बोलते हैं। ये डीऑक्सीजनेट ब्लड जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की अधिकता है। दोनों में विसरण विधि के द्वारा गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, और इस प्रकार से एलुलाई में जो होता है गैसेस एक्सचेंज होता है। मतलब कि यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह इधर चली जाती है और यहाँ की ऑक्सीजन जो है वो इधर आ जाती है। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गई वो श्वसन के द्वारा, फिर हम बाह्य श्वसन के द्वारा हम बाहर उसको कर देते। तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं
ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि श्वसन क्रिया का होता है, और श्वसन क्रिया में गैसेस एक्सचेंज जो होते हैं वह फेफड़ों में होता है, लेकिन वास्तविक ऑक्सीडेशन जो होता है वो कहाँ होता है? सेल में होता है, कोशिका के अंदर होता है, जिसको हम सेलुलर ऑक्सीडेशन कहते हैं। और उस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? श्वसन। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका श्वसन तंत्र।